हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 16 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं, कल जो क्लास किए थे उसका रिवीजन 2 मिनट देख लें। तो किसे इजराइल द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। किस राज्य में के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में अमेरिका के साथ किस देश ने प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है? तो रूस। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? अर्मेनिया। किसे अंतर्राष्ट्रीय किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण। किसे 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो पीटर हॉविट, फिलिप अघियन और जोएल मोकिर। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रिंड ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया में ही किया जा रहा है? तो ये चौथा संस्करण है। किस शहर में चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है? तो ये अपना हैदराबाद है। पीएम धन धान्य पीएम ये धन धान्य होगा दोस्त। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है, जिसे पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया था? तो 100 कम उत्पादक वाले जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाना है। ऐसा 100 जिला जहां उत्पादकता कम होती है, उसके उत्पादन को बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार के लिए आईयूसीएन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सोनाली घोष। अक्टूबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसी में ये घटना घटी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद किस विवादित ब्रिटिश रेखा को लेकर है, जहां दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था? तो ये है डुरंड रेखा। अब हम लोग चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जेनजी के प्रदर्शन से हिंद महासागर के किस देश के राष्ट्रपति को विदेश भागना पड़ा और सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो ये नेपाल के बाद ये देश मेडागास्कर है। पहले नेपाल में हुआ था और अब मेडागास्कर में ऐसा हुआ है। मेडागास्कर में 14 अक्टूबर 2025 को सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। दरअसल यहां अक्टूबर 2025 में जेनजी युवाओं का प्रदर्शन और विद्रोह व्यापक रूप ले लिया। व्यापक कर पूर्ण सैन्य विद्रोह में बदल गया। इतना बड़ा रूप ले लिया कि सरकार के विरुद्ध कि वहां पे सैन्य प्रदर्शन, सैन्य विद्रोह हो गया। सेना सब विद्रोह करने लगा अपने सरकार के विरुद्ध। तो राष्ट्रीय असेंबली में यानी संसद में महाभियोग प्रस्ताव आने पर राष्ट्रपति एनरी राजोइलिन ने राष्ट्रीय असेंबली को ही भंग कर दिया। इसके बावजूद भी महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया और राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। इतना ज्यादा विरोध हो गया था उनके देश में। हम बात करें मेडागास्कर की, तो ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। मेडागास्कर जो है ये आपका इंडियन ओशियन का पार्ट है। ये इंडियन ओशियन है, इसका ये पार्ट है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन का लोकेशन ये है। ठीक है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इंडियन ओशियन जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। एक नंबर पर अगर देखें तो ये एक नंबर पे देखें तो प्रशांत महासागर आता है। प्रशांत महासागर आता है। दूसरा नंबर पे देखें तो अटलांटिक महासागर आता है। और तीसरा नंबर पे देखें तो ये इंडियन ओशियन आता है। ठीक है, मेडागास्कर, राष्ट्रपति एंड्री रोजिलिना, राजधानी एंटानानारिवो, मुद्रा मालागासी एरियर और आबादी 3.19
करोड़। अगर हम लोग ऑप्शन पे चले तो मालदीव। मालदीव की बात की जाए तो इसके साथ भारत ने मनी स्वैप फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। मालदीव के साथ किस पे? मनी स्वैप फ्रेमवर्क। ठीक है। मॉरिशस। मॉरिशस की अगर हम बात करें तो भारत की जन औषधि में शामिल होने वाला पहला देश है। भारत की जन औषधि पहल जो है भारत का, उसमें शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस है। अगर सेशल्स की बात की जाए तो सेशल्स भी यहाँ इंडियन ओशियन का पार्ट होगा। सेशल्स जो है ये भी इंडियन ओशियन का पार्ट है। यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है और इसका डिस्कशन हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। सेशल्स के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए जो अक्टूबर 2025 में चुने गए हैं। तो ये है पैट्रिक हरमिनी। कौन है? पैट्रिक हरमिनी। पैट्रिक हरमिनी यूनाइटेड सेशल्स पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पैट्रिक हरमिनी ने 11 अक्टूबर 2025 को हुए मतदान में नेता विवल राम कलावन को हराकर सेशल्स में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। उन्हें 52.7% वोट मिले, जबकि वेविल राम कलावन को 47.3% वोट मिले। पैट्रिक हरमिनी ने वर्ष 2020 में सत्ता खोने से पहले 4 दशकों तक देश का नेतृत्व किया था। 2020 में ये सत्ता अपना खोए थे, उससे पहले 4 दशक ये देश का नेतृत्व किए थे। सेशल्स के बारे में अगर कुछ देखें तो सेशल्स पूर्वी अफ्रीका से दूर हिंद महासागर में 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा सेशल्स रुपया, भाषा फ्रेंच, सेशल्स क्रियोल अंग्रेजी और आबादी लगभग 1,32,779 अनुमानतः है 2025 के अनुसार। ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात कर ले थोड़ा तो इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। इनकी बात करें तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। कहाँ के हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति। अगर जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो ये आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति है। सॉरी सॉरी, ये इटली के प्रधानमंत्री है। श्रीलंका के तो ये है, ये इटली के पीएम है। कहाँ के हैं? इटली के पीएम है, जो कि इनका एक बुक भी निकला हुआ है जॉर्जिया मेलोनी की। ठीक है। और अनुरा दिशा नायके, अनुरा दिशा नायके जो है ये है आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति। कहाँ के? श्रीलंका के राष्ट्रपति। हालिया अपॉइंटेड राष्ट्रपति के बारे में अगर हम लोग बात करें कुछ, तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेबौने। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। मैक्सिको क्लाउडिया सिनबाम। लिथुआनिया गीतानस नौसेदा। क्रोएशिया जोरान मिलानोविक। आइसलैंड के हल्ला टॉम्स डॉटिर। यूक्रेन के वोलोडिमिर जेलेंस्की। सिंगापुर हरमन सनमुगरत्नम। नामीबिया के नेटुम्बो नंदी नदैतवा। श्रीलंका अनुरा कुमार दिसानायके। पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। दक्षिण अफ्रीका सिरिल रामफोसा। मिस्र अब्देह अल अब्देल फतह अल सीसी। वियतनाम लुओंग कुओंग। ताइवान लाई चिंगते। रवांडा पॉल कागामे। चीन शी जिनपिंग। सूरीनाम जेनिफर सिमन्स। रूस के व्लादिमीर पुतिन। अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति हो गए निकोलस मादुरो। ठीक है। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किन बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है? ये है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, यानी सभी। ये तीनों को ये मान्यता मिला है। ग्रीन हाइड्रोजन हब राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य है। इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है। इन हब का उपयोग साफ हाइड्रोजन का उत्पादन, भंडारण, परिवहन और विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा, जैसे कि शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, उर्वरक और रिफाइनरी। भारत सतत विकास के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर 2070 तक जीरो कार्बन लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2070 तक भारत का लक्ष्य है जीरो कार्बन। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नवीनतम प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ये है मैत्री 2। क्या है? मैत्री 2। वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 की स्थापना सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है कि मैत्री 2 की जो स्थापना है उसका आप कर सकते हैं। पूर्वी अंटार्कटिका में नया अनुसंधान केंद्र मैत्री 2 जनवरी 2029 तक चालू हो जाएगा। कब तक चालू होगा? 2029 तक चालू होगा। यह केंद्र मौजूदा मैत्री स्टेशन की जगह लेगा, जो पहले से एक स्टेशन था जिसका नाम था मैत्री। एक वहां पे पहले से जो स्टेशन था अंटार्कटिका में उसका नाम था मैत्री, अभी मैत्री है, ठीक है। उसी को रिप्लेस करके मैत्री 2 बनाया जा रहा है और इसमें करीब 90 वैज्ञानिक रह सकेंगे। मैत्री 2 में आवासन क्षमता अगर देखा जाए तो 90 वैज्ञानिक रहने की वहां पे व्यवस्था है। यह केंद्र सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। यह एक हरित और आधुनिक स्टेशन होगा जो अंटार्कटिका के सख्त पर्यावरण के अनुसार बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो मैत्री 2 को जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान और जैव विविधता जैसे क्षेत्रों में उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया है। पिछला स्टेशन क्या था जो मैत्री था? तो मौजूदा मैत्री स्टेशन 1989 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। और यह पुराना हो चुका है, इसलिए नए केंद्र की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र, हम सक्रिय का बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हम सक्रिय का बात करें तो 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र जो है, एक मैत्री है और एक भारती है। ठीक है। भारत का पहला केंद्र दक्षिण गंगोत्री था। क्या था? दक्षिण गंगोत्री, जो अब निष्क्रिय है। तो एग्जाम में हो सकता है आपको इस तरह से पूछ दे और ऑप्शन में दक्षिण गंगोत्री भी दे दे। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हाँ कौन सा सक्रिय अनुसंधान केंद्र, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अनुसंधान केंद्र है, और दक्षिण गंगोत्री भी रहेगा। तो आप फंसिएगा मत। सक्रिय में मैत्री और भारती है और अभी निष्क्रिय हो चुकी है जो दक्षिण गंगोत्री है। पहला है दक्षिण गंगोत्री लेकिन निष्क्रिय हो चुका है। मैत्री 1989 में स्थापित यह भारत का दूसरा अस्थायी केंद्र था और पूर्वी अस्थायी केंद्र है था क्या? अभी है ही। और पूर्वी अंटार्कटिका में सिरमाकर ओएसिस में स्थित है। कहाँ है ये? पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है मैत्री। भारती 2012 में स्थापित यह भारत का तीसरा और सबसे आधुनिक केंद्र है और लार्समैन हिल्स के पास स्थित है। लार्समैन हिल्स के पास स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 2012 में। और ये तीसरा है, यानी पहला हो गया आपको दक्षिण गंगोत्री, दूसरा हो गया मैत्री, तीसरा हो गया भारती, और ये जो भारती 2 आ रहा है ये आपका चौथा आ रहा है। हाल ही में किसने एक साल में 1000 रन बनाकर इतिहास रचा और महिला वनडे विश्व कप में 5000 का आंकड़ा पार किया? तो ये है आपके स्मृति मंधाना। भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार यानी 12 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के हाई प्रोफाइल महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली महिला वनडे क्रिकेटर की पहली खिलाड़ी बनी है। 29 वर्षीय इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल 5वीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बनी है। यानी विश्व में 5वीं और भारत में दूसरी, ऑल ओवर में 5वीं और भारत में दूसरी। HIV हेपेटाइटिस बी, HIV हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, ये 3 रोग जो है मां से बच्चे में संचरण नहीं किया करने दिया जा रहा है, ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यानी अगर मां में HIV है, हेपेटाइटिस बी है, सिफिलिस है, तो ये रोग बच्चों में ना जाए, इस तरह से इसका लोग क्या कहलाता है, इलाज कर रहे हैं। इस तरह से ये लोग व्यवस्था किए कि बच्चों में इसका अंश ना जाए, ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये है आपका मालदीव। एक ऐतिहासिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि के रूप में मालदीव HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण का त्रिगुण उन्मूलन प्राप्त करने वाला
दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, अगर माँ को ये रोग है लेकिन बच्चा में नहीं ट्रांसफर होगा। यह घोषणा, जिसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने अक्टूबर 2025 में की है, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक मील का पत्थर साबित हुआ है। त्रिगुण उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? त्रिगुण उन्मूलन का तात्पर्य ऊर्ध्वाधर यानी मां से बच्चे में संचरण की सफल और निरंतर रोकथाम से है। ठीक है, एचआईवी वह वायरस जो एड्स का कारण बनता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल यकृत संक्रमण है। एचआईवी जो है यकृत को प्रभावित करता है। सिफिलिस एक जीवाणु यौन संचारित संक्रमण जो अनुपचारित रहने पर भ्रूण में गंभीर जटिलताएं पैदा करती है। भ्रूण जो महिलाएं बच्चा पैदा करती है तो जो भ्रूण है उसमें ये समस्या उत्पन्न करता है। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा मालदीवियन रुपया, आधिकारिक भाषा धीवेही, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। ठीक है, अगर यहाँ पे हम डब्ल्यूएचओ को सबसे पहले बात करें तो डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय आपको जेनेवा, मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, अगर मालदीव की बात करें हम तो मालदीव के साथ भारत ने मनी स्वैप फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। मालदीव के साथ क्या किया भारत? मनी स्वैप फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। और इस देश की मालदीव की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी खराब हो चुकी थी कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं ये मोहम्मद मुइजू, ये अपना सैलरी का आधा हिस्सा कटौती करने का ऐलान कर दिए थे कि मेरा सैलरी, हम आधा ही सैलरी लेंगे। इस तरह की स्थिति आपको यहाँ पे आ गई थी। इसके अलावा आप एक्सरसाइज अगर रिलेट करें तो ई कुबरिन और एक था, ये दो गो एक्सरसाइज आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। ई कुबरिन ई कुबरिन और एक एक्सरसाइज है एक था। ये दो एक्सरसाइज आप मालदीव से रिलेट कर सकते हैं, मालदीव और भारत के बीच होता है। ठीक है, यदि हम जापान की बात करें, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? लिग्नोसेट प्रोब। लिग्नोसेट प्रोब। ठीक है, लिग्नोसेट प्रोब। ये है दोस्तों, हाँ, लिग्नोसेट प्रोब। अगर हम फ्रांस की बात करें तो एबॉर्शन को आप क्या कर सकते हैं, हाँ, लीगल, एबॉर्शन को लीगल करने वाला, यानी यहाँ पे अपने देश में एबॉर्शन जो है इलीगल है। ठीक है, लोग, किसी को अगर लड़का चाहिए, किसी को कम, सब लोग को लड़का ही चाहिए, तो अगर पहले से अल्ट्रासाउंड करवाए, पता चला कि लड़की है तो एबॉर्शन करवा देते हैं। तो एबॉर्शन को फ्रांस ने लीगल करवा दिया कि आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम, ठीक है, दुनिया का पहला बायोनिक जेनरिक आंख ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, दुनिया का पहला बायोनिक जेनरिक आंख ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कौन से पूर्व राजनीतिक नेता माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? ये है ऋषि सुनक। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ये रह चुके हैं ब्रिटेन के।
तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने माइक्रोसॉफ्ट और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल होकर वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई भूमिकाएं निभाई है। इन अंशकालिक गैर नीतिगत भूमिकाओं में ऋषि सुनक व्यापक आर्थिक और भू राजनीतिक रुझानों पर रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जो सार्वजनिक पद से अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट जुड़ाव की ओर उनके संक्रमण को और भी स्पष्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग कुछ दिवस देख लें तो वर्ष 2025 में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? विश्व दृष्टि दिवस तो ये है आपका 9 अक्टूबर। अपनी आंख से प्यार करें, लव यू योर आईज, यही इसका थीम था। विश्व दृष्टि दिवस का इस 2025 का थीम क्या था? अपनी आंखों से प्यार करें, यानी लव योर आईज। विश्व दृष्टि दिवस मनाने का उद्देश्य दृष्टि दोष और अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट चले तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 13 अक्टूबर। 2025 का इसका थीम क्या है? तो आपदाओं के लिए नहीं बल्कि लचीलेपन के लिए धन जुटाएं। आपदाओं के लिए नहीं बल्कि लचीलेपन के लिए धन जुटाएं। डिजास्टर क्या है? तो रिजिलेंस यानी लचीलापन या दृढ़ता का अर्थ है कठिनाइयों, झटकों या विपरीत परिस्थितियों से जल्दी उबरने की क्षमता, यही है इसका। 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। नेक्स्ट चले, राष्ट्रीय स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 13 अक्टूबर। इसका थीम क्या है? हर कहानी अनोखी है, हर यात्रा मायने रखती है। एवरी स्टोरी इज यूनिक, एवरी जर्नी मैटर्स। इस दिवस का उद्देश्य स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समय रहते इसका पता लगाना और उपचार को बढ़ावा देना, जो कि आजकल स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में केस इसका देखने को मिल रहा है। विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस की बात करें तो वो आपको 18 अगस्त को। क्वेश्चन को सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस, ठीक है, ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। हम बोल रहे हैं विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस 18 अगस्त। आप सिर्फ अगर कैंसर दिवस की बात करें तो वो 4 फरवरी, सिर्फ कैंसर दिवस, ठीक है। ये सब आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1, 2 और 3 ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में इसको घुमा घुमा के पूछते रहता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस तो यह है 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह अवसर विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित। इसका थीम क्या है? स्वस्थ ग्रह के लिए टिकाऊ खाद्य प्रणालियां, सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर अ हेल्दी प्लैनेट। ये 16 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को, कब? 16 अक्टूबर 1945 को इस स्थापना हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं इटली के रोम में। कहां पढ़ते हैं? इटली के रोम में। इसका मुख्यालय आप रोम में पढ़ते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको याद जरूर रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लें तो 1 अक्टूबर विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, भारत स्वच्छ दिवस 2 अक्टूबर को ही, 4 अक्टूबर को विश्व पशु संरक्षण दिवस, 6 अक्टूबर को, अक्टूबर के हर पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस 2025,
भारतीय वायुसेना दिवस 2025 8 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले तो किससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, यानी आईएमएफ का उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है डैन कार्टज। कौन है? डैन कार्टज। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो अजय बंगा। अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है। क्रिस्टीना जॉर्जीवा, अगर इनकी बात करें तो ये आईएमएफ के एमडी है। आपसे क्वेश्चन है कि गीता गोपीनाथ आईएमएफ में किस पोस्ट से इस्तीफा दिए हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। गीता गोपीनाथ आईएमएफ में क्या थी, वो किस पोस्ट पर थी जिससे वो इस्तीफा दी है? ठीक है। तो क्रिस्टीना क्रिस्टीना जॉर्जीवा क्या है? ये आईएमएफ में एमडी है। ये गीता गोपीनाथ है। तो इन आपको प्रश्न बताना है कि आईएमएफ में किस पोस्ट पर थी? आईएमएफ में आईएमएफ में ये किस पोस्ट पर थी जिससे ये इस्तीफा दे दी है? ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी करता है, रिलीज करता है, कौन करता है? ठीक है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा आई एम एफ। सॉरी, आईएमएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईएमएफ ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएस बैंक किस देश से संबंधित है जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो ये है आपका सिंगापुर। आप डीबीएस से ही ध्यान याद कर सकते हैं कि डीबीएस का फुल फॉर्म ही होता है, उसमें सिंगापुर लगा हुआ है। ठीक है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि डीबीएस बैंक जो है कहाँ का है? सिंगापुर का है। डीबीएस बैंक सिंगापुर में से संबंधित है जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है और यह लगातार 17वें वर्ष है जब डीबीएस को यह सम्मान मिला है। यह एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। यह विश्व के 50 सबसे सुरक्षित वाणिज्यिक बैंकों की सूची में भी दूसरे स्थान पर है। अगर वर्ल्ड की भी बात की जाए तो उसमें भी ये दूसरे स्थान पर है। स्थापना 16 जुलाई 1968 को, मुख्यालय सिंगापुर और अध्यक्ष पीटर सी। निम्न में से किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है अनंत गोयंका। कौन है? अनंत गोयंका। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? हर्षवर्धन अग्रवाल को। पहले हर्षवर्धन अग्रवाल थे और अब आ गए हैं प्रेजेंट में अनंत गोयंका। ठीक है। अनंत गोयंका को 25-26 के लिए फिक्की का नवनिर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह आरपीजी समूह के अध्यक्ष है। किसके हैं? आरपीजी समूह के। 24-25 के लिए हर्षवर्धन अग्रवाल जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं का स्थान लेंगे। ठीक है। 24-25 में कौन थे? हर्षवर्धन अग्रवाल, अभी वर्तमान में भी है। इनके जगह पे ही अनंत गोयंका आएंगे। संस्थापक घनश्याम दास बिरला, मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना 1927। अगर हम बात करें अजय कुमार की, अजय कुमार जो है आपके यूपीएससी के अध्यक्ष,
यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार, हेड है। ठीक है। अगर हम बात करें आर वेंकटरमनी की, तो ये भारत के अटॉर्नी जनरल है। कौन है? अटॉर्नी जनरल, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। आज का हो करंट अफेयर समाप्त हुआ। हम लोग अपने अगर होमवर्क का क्वेश्चन देख ले, तो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एक्सलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका नासा के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? तो ये है आपका चंडीगढ़। ठीक है। कल का आपका होमवर्क हो जाएगा, आईएनएस गुलजार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? ये चार ऑप्शन है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन से 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये हैं आपके चार ऑप्शन। इससे देख चुन के आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाले सभी एग्जामों की फायदा सभी स्टूडेंट उठा सकें। धन्यवाद।